हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमारा कनावत एकेडमी पर 10th क्लास साइंस का पोर्शन चल रहा है, जिसमें हमने साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को डिस्कस किया है आपसे। तो इससे पहली क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। इसकी वीडियो आपकी प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दी गई है, आप वहाँ से फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चनों को डिस्कस कर सकते हो। आज हम सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा 10th क्लास साइंस केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण, इसके क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। और कहीं ना कहीं आपके फरवरी में जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उनमें से यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन, और प्रीवियस एग्जामों में भी आपसे यही क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो आपसे आगे आने वाली इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की क्लास आगे आपको समय से मिलती रही। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमें साइंस के 10th क्लास के जो दे रखे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हमें आपसे डिस्कस करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या? पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, अम्ल और क्षार से। तो फर्स्ट क्वेश्चन को यदि हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, अम्ल एवं भस्म, इसी को हम बोलते हैं भाई क्षार। याद रखना है भाई, नाम याद रखो, क्षार। आपस में अवक्रिया करके बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अवक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं भाई? पहला ऑप्शन दे रखा है हमें क्षार, दूसरा दे रखा है लवण, तीसरा दे रखा है प्रबल क्षार, और चौथा दे रखा है हमें प्रबल अम्ल। तो बात करें, जब भी अम्ल और क्षार की अवक्रिया होती है, जब हम अम्ल और क्षार की अवक्रिया कराते हैं, तो याद रखना है हमें, हमारे बनते हैं क्या, लवण और जल का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होता है। क्लियर बात? कोई भी अम्ल ले लीजिए, कोई भी क्षार ले लिए, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अवक्रिया को हम उदासीनीकरण की अवक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या, वही बी नंबर का ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर बात? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? चीनी, शुगर, जिसको हम बोलते हैं शुगर या चीनी, या इसी को हम शक्कर भी बोलते हैं भाई। इस शक्कर का हमें क्या याद रखना है भाई? सूत्र याद रखना है। तो याद रखना है भाई सभी को, शक्कर का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, C12H22O11। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पीएच किसी गोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? वही तो हमने पढ़ा था चैप्टर में, पीएच मान को। एक पीएच सोरेनसन नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक पीएच स्केल बनाई थी, और इस स्केल पर इन्होंने कुछ नंबर दिए। इसके आधार पर हमारे पास जो भी पदार्थ है, उनकी अम्लीयता और क्षारीयता को ज्ञात करने का तरीका इनके द्वारा बताया गया था। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को बताता है भाई? तो याद रखना है आपको कि जो पीएच होता है ना, उस घोल में वो उसके अंदर उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की शक्ति को, या फिर हम जिसको कहें कि सांद्रता को, क्या करता है भाई, वो व्यक्त करता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। तो चेक करते हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सी आयन, क्लोरीन आयन, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करता है भाई, ये व्यक्त करता है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 की घात माइनस एक्स है, भाई ऐसे लिखा हुआ है, ये 10 की घात माइनस एक्स मोल प्रति लीटर है, तो उस घोल का पीएच मान कितना होगा भाई? आपको ये याद करना है। यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, तो मतलब क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, मान लो कहीं पे हमें हाइड्रोजन आयन दे रखे हैं, और उसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हमें 10 की घात माइनस एक्स दे रखी है, तो उसका जो पीएच होगा ना, वो पीएच हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा भाई। याद रखना है आपको। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ए बी सी डी में से कौन सा, बी वाला। क्लियर? तो जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो घात के रूप में दे रखी होती है हमें, वो इसका क्या कहलाता है, पीएच मान कहलाता है। तो याद रखना, एक्स हमारा इसका क्या हो जाएगा, पीएच मान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की दर्शाती है भाई। पीएच मान जो है ना, वो क्या है भाई, ये जलीय घोल के अंदर क्या दर्शाता है भाई, ये बात को हमें याद रखना है। तो पीएच मान जो होता है ना, जो किसी भी जलीय घोल के अंदर उस पदार्थ की या तो अम्लीयता को व्यक्त करेगा,
या उसकी क्षारीयता को व्यक्त करेगा। भाई ये बात हमें याद रखना है कि पीएच मान जो होता है वो पीएच मान उस पदार्थ की या तो अम्लीयता को व्यक्त करेगा या फिर उसकी क्षारीयता को व्यक्त करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के मान होते हैं। भाई जैसे कि ये पीएच सोरेनसन के द्वारा जो स्केल बनाई गई थी उसमें हमें सबसे पहला नंबर 0 पर दिया गया था और लास्ट स्केल में जो नंबर था ना वो हमारा यहाँ पे दिया गया था 40 और बीच में कहीं पे हमारा यहाँ है 7। तो जो पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उन्हें तो हम बोल देते थे क्या, अम्लीय। ये इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होगी भाई, अम्लीय होगी। और जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है उन पदार्थों की प्रकृति कैसी होगी भाई, क्षारीय होगी। क्लियर बात। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। तो यही हमसे पूछा गया है कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं तो 0 का मान क्या दर्शाता है भाई, 0 का मान क्या दर्शाएगा भाई, ये जो मान हमें दे रखा है ना वो क्या दर्शाएगा भाई। तो याद रखना है 0 का मान जो दे रखा है ना तो 7 से कम जो होते हैं ना वो क्या होते हैं भाई, हमारे अम्ल होते हैं। ये तो बात हमें पता चल गया कि ये क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। लेकिन इनको हम कैसे अम्ल बोलते हैं भाई, सामान्य अम्ल बोल देते हैं। क्लियर, सामान्य अम्ल बोल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं। 0 का मान क्या दर्शाता है भाई, तो ये सामान्य अम्ल को क्या करता है भाई, दर्शाता है। और यदि पीएच मान हमें 7 मिलता है तो वो पदार्थ का पीएच मान से हम बता सकते हैं कि वो पदार्थ कैसा होगा, हमारा उदासीन होगा। तो उदासीन में हम एक सबसे अच्छा उदाहरण याद रखते हैं किसका, जल का, H2O का। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है। मान लो 0 से लेकर 14 तक जो लिखा हुआ है तो वो क्या दर्शाता है भाई। तो इसको भी हम याद रखेंगे कि भाई 7 से ऊपर जैसे ही हम चले जाते हैं तो हमारे क्षार कहलाते हैं। तो 14 क्या दर्शाएगा भाई, हमारा 14 दर्शाएगा क्या, सामान्य क्षार को। क्लियर बात। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पीएच स्केल में 7 से 0 तक, जैसे कि 7 से 0 तक ये हमारी पीएच स्केल है और यहाँ कहीं 7 है हमारा और इधर कहीं 0 है और इधर हमारा क्या है 14 है। तो हमसे पूछा गया है कि पीएच स्केल में 7 से 0 तक, ये रही कहानी भाई हमारी, का घटता हुआ मान घोल की किस अम्लता को बताता है भाई। तो इधर जैसे ही 7 से हम इधर की ओर चलते हैं, जैसे ही हम इधर की ओर चलते हैं तो हमारी अम्लीयता क्या होती है भाई, बढ़ती है। अम्लीयता क्या होती है भाई, हमारी बढ़ती है। तो ये हुआ मान घोल की किस अम्लता को बतलाता है भाई, तो बढ़ती हुई अम्लता को क्या करता है भाई, ये दर्शाता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है भाई, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है भाई, ये हमें बताना है भाई। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है। तो भाई ये दे रखा है क्या, मैग्नीशियम OH लगा हुआ है, ये क्षारीय विलयन है। NaNO3 ये क्षारीय है और ये CaOCl2 ये भी क्षारीय है। तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसे हमने बोला है क्या, NaHSO4। ये धातु लवण है हमारे पास और ये धातु लवण हमारा कैसा होगा भाई, अम्लीय होगा। ये अम्लीय लवण कहलाएगा हमारा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन भस्मीय लवण है। भस्मीय मतलब जिसको हम कहेंगे क्या, क्षारीय, क्षारीय लवण है, क्षारीय लवण है। तो याद रखते हैं कौन सा हमारा क्षारीय लवण है, देखते हैं। तो हमें दे रखा है ZnOHSCl, KHCO3 और NaCl भाई, ये हमें दे रखे हैं। क्लियर बात। तो हमारा यहाँ पर क्षारीय लवण की यदि बात की जाए तो सी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। NaCl हमारा कैसा है, क्षारीय लवण है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण है भाई, ये हमें बताना है। निम्न में से कौन सामान्य लवण है हमारे पास। तो हमें सामान्य लवण का उदाहरण बताना है, याद रखना है सामान्य लवण का जिनका पीएच मान हमारा किधर की तरफ होगा भाई, 7 के आसपास होगा। क्योंकि जिनका पीएच मान 7 होता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारे इन लवणों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो साल्ट इसी की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप। तो बात करते हैं हमारा उदासीन वो सामान्य लवण कौन सा होगा, तो सी नंबर का ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है भाई, हमें ये बात याद रखना है भाई, अम्ल और क्षार के बारे में। एक अम्ल है और एक क्षार हो। एक हमारे पास लिटमस पत्र होता है, इससे भी हम अम्लीयता और क्षारीयता ज्ञात कर सकते हैं। तो अम्ल जो होते हैं ना वो नीले
लिटमस को कैसा कर देते हैं भाई, लाल कर देते हैं। इस बात को याद रखना है, नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और क्षार जो होते हैं ना, वो क्षार जो लाल लिटमस पत्र हमारे पास होता है ना, उसे कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो भाई लाल लिटमस को नीला करने वाला तो क्या होता है भाई, हमारे पास क्षार होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमें दे रखा है, बी नंबर का ऑप्शन हमें दे रखा है। मतलब ये जो पदार्थ है ना, वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकती है। मतलब ऐसी कोई मेटल है हमारे पास, वो मेटल हमारी अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकती है और क्षार से भी अभिक्रिया कर सकती है। ऐसी धातु का हमें नाम बताना है। क्लियर। तो ऐसी हमारी Zn बोले तो जिंक हमारी धातु है, जो अम्ल से भी क्रिया कर सकती है और क्षार से भी अभिक्रिया कर सकती है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। भाई भस्म का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, इसे हम क्षार कहते हैं, याद रखना है। बेस, क्षार, इन्हें बेस बोला जाता है, क्षार बोला जाता है। क्षार को ही क्या कहा जाता है, भस्म कहा जाता है। तो निम्न में से कौन भस्म नहीं है भाई, NaOH, इसको हटा दो भाई, ये हमारा क्या है, क्षार है। ये भी हमारा, हमसे ये पूछा क्षार नहीं है, तो ये भी क्षार है, ये भी क्षार है। और ये हमारा क्या है, अम्ल की क्रिया के फलस्वरूप बना है NaCl। तो इसे हम क्या देंगे, क्या, ये भस्म नहीं है, ये अम्लीय लवण है। क्लियर। तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है निम्न में से पीएच मान का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। भाई कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। तो नाम से पता चल रहा है भाई, पीएच मान दे रखा है हमें, और पीएच मान कैसा आना चाहिए, क्षारीय। क्षारीय पीएच मान किसका होता है भाई, ये जो पीएच मान दे रखा है दो, ये पदार्थ तो कैसा होगा भाई, अम्लीय होगा हमारे पास। और ये इसका पीएच मान 7 दे रखा है, वो कैसा होगा भाई, हमारे पास उदासीन होगा, उदासीन। और जिसका पीएच मान दे रखा है हमें 7, ये भी कैसा होगा, अम्लीय, लेकिन कैसा होगा, दुर्बल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय। तो क्षार कौन सा होगा, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्षार कहलाती हैं। तो ये जो विलयन होगा ना हमारा, ये कहलाएगा हमारा क्या, क्षार। तो आंसर डी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, कि निम्न में से कौन प्रबल भस्म है, मतलब कौन प्रबल क्षार है। भाई हमें प्रबल क्षार का नाम याद करना है। तो याद रखना है भाई आपको, KOH जो दे रखा है ना आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं, ये आपका एक प्रबल क्षार कहलाता है। भाई याद रखना है, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस चैप्टर की जो क्लास है डेली, पिछली सेशन में हमने इस चैप्टर की जो क्लासें कंप्लीट की थी, वहाँ पे अम्ल, क्षार, लवण सबके उदाहरण पढ़े हैं। तो आप एक बार उन क्लासों को भी डिस्कस कीजिए। क्लियर बात। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या कंप्लीट हो जाएगा भाई, बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। भाई जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाते हैं। भाई जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। भाई तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाएंगे भाई, हमारे क्षार कहलाते हैं। क्लियर। उन्हें हम क्या कह देते हैं, क्षार कह जाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमने पूछा है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को कैसा कर देते हैं भाई, लाल कर देते हैं। तो जस्ट अभी हमने इसको भी डिस्कस किया था कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, उन्हीं पदार्थों को क्या कहा जाता है भाई, अम्ल कहा जाता है। याद रखना है आपको, अम्ल जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं भाई, स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं। तो बताइए कि कौन सा क्षारक क्षार होगा भाई। यदि सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं तो बताइए कौन सा क्षारक क्षार होगा। तो पढ़ते हैं, देखो जल में अघुलनशील क्षारक होते हैं, गलत जवाब। जल में घुलनशील क्षारक क्षार, हाँ ये बात सही है। अम्ल में घुलनशील क्षारक नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील नहीं। भाई हमें याद रखना है, अभी इससे पिछला क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था आपसे कि जल में घुलनशील पदार्थ ही हमारे क्या है भाई, क्षार है। जल में आयन OH आयन ये देते हैं, इनसे हमें क्या कौन से आयन मिलने वाले हैं, क्षारों से हमें OH आयन मिलने वाले होते हैं। क्लियर बात। तो ये हमारा ऑप्शन बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई। तो याद रखना है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र Na2ZnO2, ये हमारा सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन में Na2, भाई Na2 ये नहीं है हमारा, ये भी नहीं है, ये नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा कंप्लीट, Na2ZnO2। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही, ये हमारा सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई विलयन दे रखा है, वो अंडे के पिसे हुए कवच को, भाई अंडा जो होता है ना, उस अंडे का जो कवच होता है ना, कवच मुर्गी का जो अंडा होता है उसका जो कवच होता है ना, वो कवच जो व्हाइट कलर का जो ऊपर से कवर रहता है, वो कवर हमारा बना होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। और कवच से यदि अपन अवक्रिया कराई जाती है एक विलयन की, तो एक गैस उत्पन्न होती है जो चूने के पानी को कैसा कर देती है भाई, दूधिया कर देती है, मतलब उसको कैसा कर देती है, श्वेत कर देती है। तो इस विलयन में क्या हो सकता है भाई, अपन को याद रखना है। तो इस विलयन में क्या हो सकता है, तो हमें याद रखना है भाई अम्ल है हमारे पास ऐसा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl गैस अम्ल प्रभावित करते हैं, तो उसमें से जो गैस निकलती है वो कौन सी रहेगी हमारी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड उस चूने के पानी को कैसा कर देगी भाई, दूधिया या सफेद कर देगी। तो आंसर नंबर बी हमारा इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में दे रखा है अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। भाई जब भी कभी हमें एसिडिटी हो जाती है, उस कंडीशन में हमारा जो पेट है, उदर जो है ना, वो अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हमारी अम्लीयता बढ़ जाती है, हमें पेट में दर्द होने लगता है, जलन होने लगता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, जिसे हम कह देते हैं अपच। तो हमें एक दुर्बल क्षार से अवक्रिया कराई जाती है, वो दुर्बल क्षार हमारा कौन सा है, तो याद रखना है हमको सभी को MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से उस अम्ल की क्या कराई जाती है भाई, क्रिया कराई जाती है, तो अवक्रिया हमारी क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है कि NaOH, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होगा, तो भाई ऑप्शन में हमें दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा पदार्थ है हमारे पास, क्षारीय पदार्थ है भाई, ये क्षारीय विलयन है। तो इस क्षारीय पदार्थ का पीएच मान कितना होगा हमारा, याद रखना है हमें, क्षारीय पदार्थों का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, तो इसका पीएच मान होगा हमारे पास कितना, 14। ठीक है, याद रखना है 14। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, कि जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। भाई याद रखना है हमारे जठर रस, हमारे पेट के अंदर, उदर के अंदर जो पीएच मान जो है, क्योंकि ये हमारे जठर के अंदर क्या कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न होता है, जो कि भोजन के माध्यम को कैसा बना देता है, अम्लीय बना देता है। और भोजन के साथ आए हुए जो हानिकारक जीवाणु जो होते हैं ना, उन जीवाणुओं को भी ये क्या कर देता है भाई, नष्ट करता है भाई, कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसकी पीएच मान लगभग कितनी होती है, तो याद रखना है हमें 1.2 के आसपास इसका पीएच मान होता है, 1.2, बहुत ज्यादा अम्लीय पदार्थ ये होता है। क्लियर बात। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 1 बिलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है भाई। तो बिलियन का पीएच मान निम्न में से क्या होगा भाई, एक पीएच पेपर को लाल बना देता है, तो बिलियन का पीएच मान कैसा होगा भाई, लाल कौन करता है भाई, लाल कौन करता है भाई, अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है भाई, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 1 बिलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है, तो बिलियन का पीएच मान निम्न में से कौन हो सकता है। तो बिलियन का पीएच मान ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे पदार्थ उदासीन आ रहा है, और ये पदार्थ हमारा कैसा होगा भाई, अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो पदार्थ हमारे अम्लीय कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है भाई, दुर्बल अम्ल का उदाहरण हमें बताना है भाई। HCl हमारा एक प्रबल अम्ल है, ये हमारा प्रबल है, प्रबल, ये भी हमारा प्रबल अम्ल है, इनकी अम्लीयता का क्रम भी हमें याद रखना है, प्रबल अम्ल। और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी हमारा कैसा है, प्रबल अम्ल है भाई। तो दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा भाई, ये रहा हमारा दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है भाई। अम्लीय पदार्थ का नाम बताना है हमें। नारंगी का रस, नारंगी बोले तो संतरा, संतरा। संतरा स्वाद में कैसा होता है भाई? खट्टा, खट्टा होता है भाई। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। और खट्टे पदार्थों को ही हम क्या कह देती हैं भाई? अम्ल कह देती है। यस। तो धोने का सोडा नहीं होगा, साबुन नहीं होगा, ये सब कैसे होते हैं? क्षारीय पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें से हमसे पूछा है कि अम्लीय पदार्थ कौन है, तो नारंगी का रस हमारा कैसा होगा? अम्लीय पदार्थ होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या कि ताजे दूध का पीएच मान 6 है। यदि मान लो हमें एक ताजा दूध दे रखा है, उसका पीएच मान कितना है? 6 है। अब इसको हमने बना दिया क्या भाई? दही। इस ताजे दूध को हमने काय में बदल दिया भाई? दही में बदल दिया। तो इसका जो पीएच मान है ना, वो क्या हो जाएगा भाई? पीएच मान और कम हो जाएगा। इसकी वजह से पीएच मान क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा, क्योंकि पीएच मान कम होगा तभी जाके इसकी अम्लीयता क्या होगी भाई? बढ़ेगी। तो हम कहेंगे कि इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? घटेगा भाई। ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक? हमें एक डिफरेंट बताना है भाई। बाकी के चार तीन कहीं ना कहीं सेम होंगे, एक ही हमारा क्या होगा भाई? डिफरेंट होगा। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये तीनों एक समान है भाई। ये समान है। कैल्शियम कार्बोनेट जिनको हम बोलते हैं। और ये हमारा दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम बोलते हैं पीओपी भाई। ये हमारा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इनसे क्या हो जाएगा भाई? डिफरेंट हो जाएगा। ये सब क्या है? चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया भी हमारा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 ये दे रखे हैं हमें, इन्हीं के अलग अलग ये नाम है। और ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसको हम जिप्सम की अभिक्रिया के द्वारा क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा था क्या? अगला क्वेश्चन। आंसर नंबर डी इसका क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित मतलब जिसको हमने बनाया है भाई। संश्लेषित क्या है भाई? हल्दी प्राकृतिक है, लिटमस भी प्राकृतिक है, लाल पत्ता गोभी ये भी प्राकृतिक है। संश्लेषित कौन है? मेथिल ऑरेंज। तो यही हमने बनाया है। तो आंसर नंबर ए हमारा इसका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमें दे रखा है कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है भाई। लिटमस पत्र, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक हमारे पास पेड़ की छाल होती है, जिसे हम कह देते हैं क्या? लिटमस पत्र। पत्र भाई, लिटमस पत्र है क्या वास्तव में भाई? एक प्लांट है। प्लांट की क्या है भाई? एक छाल है, उससे हम इसे प्राप्त करते हैं, लिटमस पत्र को। और ये क्या बताता है भाई हमें? ये हमें अम्लीयता और क्षारीयता का परीक्षण देता है। लिटमस पत्र हमें अम्लीयता और क्षारीयता का क्या देता है भाई? परीक्षण देता है। तो इस अम्लीयता क्षारीयता का पता करने के लिए हम इस लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। तो ये हमें किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना है हमें, ये लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर, भाई अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको यदि जल में घोला जाए, H2O में घोला जाए भाई, इसको अम्ल को। तो जैसे ही इनको जल H2O के अंदर घोला जाता है, तो अम्ल क्या उत्पन्न करते हैं भाई? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। तो उन्हीं पदार्थों को हम क्या कह देते हैं? अम्ल कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्या हो जाएगा? कंप्लीट। क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाए जाते हैं भाई? नींबू में किस प्रकार के? भाई नींबू जो है ना, या नींबू कुल के जो पौधे हैं हमारे, नींबू हुआ, संतरा, मौसम्बी, ठीक है, ये सभी पदार्थ जो है ना वो नींबू कुल के कहलाते हैं। और इन पदार्थों के अंदर हमारे पास जो पाया जाता है ना, वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रस अम्ल पाया जाता है, या हम इसको कह सकते हैं सिट्रिक अम्ल इनके अंदर पाया जाता है। याद रखना है, सिट्रिक अम्ल। खट्टे पदार्थों में जो हमारे पास नींबू, संतरा, मौसमी जो है ना, उनमें कौन सा अम्ल मिलने वाला है हमें? सिट्रिक अम्ल मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन अकार्बनिक लवण है भाई? हमें अकार्बनिक लवण को बताना है। अकार्बनिक लवण का मतलब ये हुआ, अम्ल का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए भाई? कार्बन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा अम्ल है भाई इसके अंदर कार्बन नहीं है? H2SO4 के अंदर कार्बन है क्या? नहीं है। HCl के अंदर कार्बन है? नहीं। ये तो हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। HNO3 के अंदर है क्या? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? नहीं, इसके अंदर भी नहीं है। तो इनमें से सभी, यस बिल्कुल सही जवाब है, सभी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएंगे। कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, तीनों ही हमारे कैसे हैं भाई? ये अकार्बनिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका क्या हो जाएगा?
क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा गया टार्ट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है भाई। टार्ट्रिक अम्ल जो हमें दे रखा है, टार्ट्रिक अम्ल ये दे रखा है हमें, टार्ट्रिक अम्ल भाई, इसके बारे में हमें बताना है कि ये किस प्रकार का अम्ल है। तो इससे पहले हमने जो पढ़े थे ना वो कैसे थे हमारे भाई, अकार्बनिक थे, लेकिन ये टार्ट्रिक अम्ल जो हमें दे रखा है ना ये है हमारा कैसा, कार्बनिक अम्ल, याद रखना है, मतलब इसमें कार्बनिक अम्ल मिलेगा भाई हमें। और टार्ट्रिक अम्ल मिलेगा हमें काय में भाई, याद रखना है आपको, इमली के अंदर भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या कंप्लीट हुआ भाई, ए, कार्बनिक अम्ल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन होते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O+ भी बोल सकते हैं आप इनको, हाइड्रोनियम आयन होते हैं, वे क्या कहलाते हैं भाई। तो उन्हीं को तो हम कहते हैं भाई क्या, अम्ल कह देते हैं एक तरीके से, वो हमारे क्या कहलाते हैं भाई, अम्ल कहलाते हैं। जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोजन आयन होंगे, तो बहुत ज्यादा मात्रा में यदि हाइड्रोजन होंगे तो वो अम्लीयता भी उनकी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो आंसर हमारा प्रबल अम्ल की तरफ जाएगा, ना कि दुर्बल अम्ल की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में परिवर्तन होता है। कि भाई जल के अंदर क्या मिला दिया भाई, हमने अम्ल मिला दिया, ये हमें जल दे रखा है, और इसके अंदर हमने क्या मिला दिया भाई, अम्ल। कोई भी अम्ल ले लो, जैसे कि मान लेते हैं हम बात करते हैं H2 हमने ले लिया, और इसके अंदर हमने क्या मिलाया भाई, HCl मिलाया। तो इसके अंदर हाइड्रोजन जो आयन होते हैं ना, उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। और जैसे ही हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ती है तो हमारी अम्लीयता भी क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है। अम्लीयता भी क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है। अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। क्लियर, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें दे रखा है कि जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन चालन करते हैं भाई। कि जैसे ही विलयन हमारे जो दे रखे हैं, उन विलयनों को या उन अम्लों को हम काय के अंदर मिला दें, जल के अंदर मिला दो। चाहे तो आप क्षार ले लो, चाहे तो आप किसको मिला दो, अम्ल को मिला दो। दोनों को साथ नहीं मिलाना है, अलग अलग कंडीशन में मिलाना है। तो हमने जल के अंदर अम्ल भी मिलाया और क्षार भी मिलाया, तो दोनों अभिक्रियाओं को करते हैं। तो ये हमें क्या देगा, OH आयन देगा भाई, और ये क्या देगा हमें, हाइड्रोजन आयन देगा। ये धनायन और ये ऋणायन, इन्हीं की वजह से क्या बहती है भाई, विद्युत धारा बहती है। इन आयनों की वजह से उसके अंदर क्या प्रवाहित होने लगती है भाई, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है भाई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन चालन करते हैं किसका, विद्युत धारा का या विद्युत का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है भाई। अम्ल या क्षार की कितनी प्रबलता है, मतलब कौन कितना अम्लीय है, कौन कितना क्षारीय है, इस पदार्थ की पता करने के लिए, जिसे हम कह देते हैं उसकी अम्लता, या उसकी क्या कह देते हैं हम, क्षारकता कह देते हैं भाई। तो इस अम्लता और क्षारकता को पता करने के लिए हम उसका क्या ज्ञात करते हैं भाई, एक पीएच स्केल है हमारे पास, उस स्केल से हम उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को ज्ञात करते हैं भाई। क्लियर बात। तो याद रखना है, पीएच स्केल से हम इनकी अम्लीयता और क्षारीयता को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक हमें सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार को जल के साथ मिश्रित करना है, किस प्रकार की अभिक्रिया होगी भाई। सांद्र मतलब ये बहुत ज्यादा मात्रा में अम्ल है, अम्लीय है वो। सांद्री क्या दे रखा है भाई हमें, अम्ल, और सांद्री हमें क्या दे रखा है भाई, क्षार। इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो भाई अभिक्रिया कैसी हो जाएगी भाई, हमारे पास उदासीन हो जाएगी। तो हमारे पास कौन कौन से पदार्थों का निर्माण होगा भाई, एक तो लवण बनेगा हमारे पास, और एक क्या बनेगा भाई, जल बनेगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्या देते हैं, क्या, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। और इसके अंदर जो अभिक्रिया होने वाली है ना, वो अभिक्रिया होने वाली है कैसी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भाई। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसके अंदर होने वाली है। क्लियर बात। तो याद रखना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है भाई। कोई भी अम्ल यदि हमें दे रखा है और उस अम्ल की हम किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कोई भी धातु हमें दे रखी हो, तो याद रखना है वहां पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है भाई, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। याद रखना है कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्लियर बात। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सिरका जो है हमारा, सिरका
में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? सिरका जो है ना हमारा विनेगर, जिसको हम आंवले में भी हमारा सिरका पाया जाता है, जिसका नाम है क्या हमारा साइट्रिक अम्ल, या जिसे हम सिट्रिक अम्ल कह देते हैं, सिरका, ये दे रखा है हमें सिरका सिट्रिक अम्ल, और इसका सूत्र होता है क्या CH3COOH सिट्रिक अम्ल, ये है हमारा। सॉरी, दोबारा से सुनो, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यस, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोबारा से डिस्कस करते हैं। सिरका जो है ना हमारा, ये हमें आंवले के अंदर भी मिलेगा भाई, आंवला, आंवले में भी मिलेगा हमें ये, और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम विनेगर भी बोलते हैं भाई, विनेगर, विनेगर भी इसको बोला जाता है भाई, विनेगर। तो सिरके के अंदर हमारा जो अम्ल होता है ना, वो होता है एसिटिक अम्ल, सॉरी CH3COOH, ये हमारा एसिटिक अम्ल कहलाता है भाई। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका हो जाएगा कि सिरके में कौन सा अम्ल हमें मिलता है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल तो हमें मिलता है किसमें? नींबू खट्टे पदार्थों में। लैक्टिक अम्ल हमें मिलता है किसमें? दही में। और मेथेनॉइक अम्ल जी हमें मिलेगा भाई कहाँ? चींटी के डंक में। क्लियर? तो आगे बात करेंगे इनकी हम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अम्ल क्षारक के बीच की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था कि जब भी हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो इसके फलस्वरूप लवण और जल का क्या होता है? निर्माण, और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहती है भाई। लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में, जैसे कि मान लो कोई फटकरी ले लेते हैं भाई, फटकरी को ले लेते हैं, फिटकरी, फिटकरी भाई, इसको एक नाम से और जानते हैं हम, एलम भी बोला जाता है, एलम। ठीक है, याद रखना है, फटकरी का सूत्र भी याद रखो भाई सब लोग, Al2SO4 का होल प्राइस, सॉरी दोबारा से लिखता हूं मैं सूत्र, फिटकरी, इसे एलम भी बोला जाता है, एलम, और इसका सूत्र क्या होता है भाई? याद रखना, K2SO4 Al2SO4 का होल 3.24H2O। जल के अणु कितने होते हैं भाई इसके अंदर? 24। तो यही कहलाता है हमारा कौन सा जल? क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल हम इसी को बोलते हैं। तो फटकरी के एक अणु के अंदर जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है भाई 24 जल के अणु होते हैं, याद रखना है। तो इसी को हम बोल देते हैं क्या? क्रिस्टलन जल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला, कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही हम क्या कह देते हैं भाई? क्रिस्टलन जल कह देते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि एक प्रबल क्षार दे रखा है और एक दुर्बल अम्ल दे रखा है। एक प्रबल क्षार दे रखा है, प्रबल क्षार, और एक दे रखा है हमें क्या? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का मतलब है जिसकी अम्लीयता कम होगी, प्रबल क्षार का मतलब क्या है? इसकी क्षारीयता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो एक प्रबल क्षार है और एक दुर्बल अम्ल है, इससे बने लवण का पीएच मान क्या होगा भाई? नाम से ही पता चल रहा है कि प्रबल क्षार, पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से ज्यादा होना चाहिए भाई। क्लियर? क्लियर? 7 से ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब अब ये अम्ल भी है तो 14 के आसपास नहीं होना चाहिए, 7 के ही आसपास होना चाहिए इसका पीएच मान। तो हम कहेंगे कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का पीएच मान हमारा किसके बीच में होना चाहिए भाई? 10 से 12 के बीच में, ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते। 12 से 14 के बीच में ऐसा भी हम नहीं कह सकते। 7 से कम इसका हो नहीं सकता। तो पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि 7 से अधिक इसका पीएच मान होना चाहिए, यानी मतलब 7 के नजदीक ही इसका पीएच मान होना चाहिए, तभी हम इनको अम्लीय कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। H2SO4 हमें दे रखा है, H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं या तेजाब भी इसको बोला जाता है, जो कि एक प्रकार का कैसा है भाई? प्रबल अम्ल है भाई, ये प्रबल अम्ल। प्रबल और दुर्बल अम्लों को हम चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये जलीय घोल में क्या करता है भाई? ये जलीय घोल में जब इसका जल में घोला जाता है तो ये पूर्णतः क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है।
प्रबल अम्ल हम उन्हें ही कह देते हैं कि जिनको जल में घोला जाता है, तो जल में घोलने पर ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं भाई, आयनित हो जाते हैं, उन्हीं को प्रबल अम्ल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होते हैं तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जो जीवधारी हैं, जैसे ही हम फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो अम्लीय जल है, कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ हमारे जो निकल रहे हैं, उनको हम नदी में बहा देते हैं। यानी मतलब फैक्ट्रियों से उसको कहाँ फेंक दिया जाता है भाई, नदियों में, नालों के द्वारा फेंक दिया जाता है। उसकी वजह से उस जल में रहने वाले, नदी में रहने वाले जीव जंतुओं का जो जीवन है भाई, वो खतरे में पड़ जाता है। उसकी वजह से वो उनकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उनका जीवन जीना क्या हो जाता है भाई, कठिन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अवक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है भाई। ये बात भी हमने पढ़ा है कि कोई भी जो अम्ल होता है हमारे पास, जैसे अम्ल है और उस अम्ल की अवक्रिया हम किसी भी धातु के साथ अवक्रिया करा दें, तो हमारी कौन सी गैस उत्पन्न होती है भाई, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब भी अम्ल धातुओं से अवक्रिया करते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। याद रखना है हमें भाई, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यही है भाई हमारा क्या, व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण, इसको व्यंजक चूर्ण बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। भाई इसका काम क्या है भाई, इसका उपयोग हम बात करें तो व्यंजन में करते हैं भाई, व्यंजन, किसी भी पदार्थ के व्यंजन में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो व्यंजक चूर्ण का हमें सूत्र बताना है, तो याद रखना है CaOCl2, ये हमारा इस व्यंजक चूर्ण का क्या होता है भाई, सूत्र होता है। तो देखते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, CaOCl2। ऑप्शन नंबर बी हमें व्यंजक चूर्ण का सूत्र दे रखा है, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम से जाना जाए। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा भाई, ये भी आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि निम्न में कौन अम्ल नहीं है भाई, निम्न में से अम्ल कौन नहीं है भाई। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3 भी आपका अम्ल है, H2SO4 भी अम्ल है, और QH आपका अम्ल नहीं है। ये कौन है भाई, क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये लास्ट में क्या धातु के साथ OH जुड़ा हुआ है, और इसी की वजह से ये क्या कहलाएगा भाई, अम्ल कहलाएगा। तो ये डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो बात करते हैं, देखो आज की क्लास में हमने साइंस का जो सेकंड चैप्टर जो हमारा है, उस चैप्टर के अंदर हमने केमिस्ट्री वाले पोर्शन से जो सेकंड चैप्टर था उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था भाई। ओटीओ को हमने आपसे डिस्कस किया है, और ये ओटी आपको फरवरी 2024 में जो आपका एग्जाम आने वाला है, उस एग्जाम में 101% कहीं ना कहीं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो भाई आप सबसे पहले क्या करें कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे आने वाली क्लास में आपको इसी साइंस के आगे के चैप्टर की ऑब्जेक्टिव मटेरियल आपको और मिलेंगे, जिसमें हम और चर्चा करेंगे। तो अभी हमने 50 क्वेश्चनों को हमने आपसे डिस्कस कर लिया है, आगे आने वाली क्लास में हम अगले चैप्टर के आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों को, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।